फ्रेंड्स, मैं हूँ सी शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सी चौहान जी। अगर आपका बिजनेस में बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है या फिर कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन सा बिजनेस है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर बिजनेस हो गया, रिटेल बिजनेस हो गया, CSP बिजनेस हो गया। ठीक है, मैं आपको ये सब डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर क्या हो गया? एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने फार्मर से हम लोगों ने कैश में खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा या फिर फ्रूट या वेजिटेबल, राइस, मेज जो भी है वो खरीद के हम लोगों ने मार्केट में इसको सेल कर दिया और सेल करने के अगेंस्ट में भी हमें क्या मिला? कैश मिला। ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या किया, कुछ इंटरवल के समय बाद या फिर कुछ समय के बाद हम लोगों ने जाके उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया या उसी समय हम लोग जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है। रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस तो जैसे आप समझ लो ग्रोसरी बिजनेस हो गया और भी कुछ कुछ बिजनेस हो गया। ठीक है, उसमें क्या हो गया, जैसे कि अभी बहुत UPI और आपका नेट बैंकिंग ये सब बहुत चल रहा है, लेकिन बहुत सारे रूरल एरिया में अभी भी कैश डिपॉजिट मतलब UPI ये सब नहीं चल रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन आते हैं वो कैश में पेमेंट करते हैं और जो ये रिटेलर शॉप का जो ऑनर हो गया, जो सेलर हो गया, वो क्या करता है, वो कुछ सम इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद वो पैसा को जाके बैंक में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, फिर अब हो गया CSP बिजनेस। CSP बिजनेस क्या हो गया, जैसे कि आप मान लो कि बैंक ने किसी को एजेंट अपॉइंट किया टू वर्क एज अ मिनी बैंक, टू गिव मिनी बैंक फैसिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि कोई बैंक हो गया जिसने मिनी बैंकिंग फैसिलिटी के लिए CSP को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, तो वो हो गया CSP बिजनेस, जिसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म हो गया कस्टमर सर्विस पॉइंट। ठीक है, इसमें जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको किसी को बैंक में पैसा भिजवाना है लेकिन आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या किया हम लोगों ने, एक CSP को पैसा दे दिया, उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया और वो जाके क्या किया, बैंक में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या हो गया, CSP बिजनेस का फैसिलिटीज़ हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये पहले बता दूं कि और भी बहुत सारे बिजनेस है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे वो आपका भी बिजनेस हो सकता है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा। तो अब अगर आपका बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है तो क्या क्या क्वेश्चन आपको लेना है और क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, TDS डिडक्टेड बाय बैंक ऑन कैश विड्रॉ अंडर सेक्शन 194N एट हायर रेट। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये हायर रेट क्या हो गया, 194N में तो TDS डिडक्ट होता ही है अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं और हम लोगों ने अपना प्रीवियस 3 असेसमेंट ईयर में रिटर्न नहीं फाइल किया, इसका मतलब पिछला 3 साल का हमने रिटर्न नहीं लगाया, तो हमारे ऊपर क्या कितना TDS कटेगा। अगर हम लोग विड्रॉ 20 लाख से ऊपर ही कर ले, ठीक है, तो हम लोग का ऊपर TDS कटना लागू हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे अपना पिछला 3 साल का, तो हमारा लिमिट 1 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब तब हम लोग 1 करोड़ विड्रॉ करेंगे तब TDS कटेगा। मैं इसको आपको और डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो X है, ठीक है, उसने अपना 3 साल का ITR एक तो नहीं लगाया और एक लगाया। ठीक है, अगर वो नहीं लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उसने 20 लाख का कैश विड्रॉ कर लिया तो 20 लाख के ऊपर, लेकिन 1 करोड़ तक उसके ऊपर कितना TDS काटा, 2%, और 1 करोड़ के ऊपर उसके ऊपर TDS काटा 5%। लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल किया होता, वो अगर स्मार्ट होता तो क्या होता, उसके ऊपर कितना TDS करता, 1 करोड़ पार होने के बाद, तभी 20 लाख नहीं, 1 करोड़ पार होने के बाद उसके ऊपर TDS करता अभी 2% ही। तो रिटर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो रिटर्न लगा के हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को TDS का, अगर हम लोग का थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाना है, मतलब 1 करोड़, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का 20 लाख पार होते ही हम लोग के ऊपर TDS कटे, तो हम लोगों को रिटर्न लगाना चाहिए। ठीक है, 3 साल का, पिछला 3 साल का। दूसरा प्रॉब्लम आ गया आपका नोटिस अंडर सेक्शन 148, 133(6), 147 और 115 BBE। ये नोटिस नहीं, इसका टैक्स रेट से बहुत डर लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ये फ्रॉड मनी। अगर 115 BBE है, इसका मतलब ये है कि ये इसको मान लिया गया है कि ये फ्रॉड मनी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, और आप पूरा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, अगर हम लोगों का बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, मान लो कैश डिपॉजिट है, क्योंकि कैश डिपॉजिट पे तो हम लोगों का TDS नहीं कट रहा है, लेकिन हम लोगों का कैश डिपॉजिट जो है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट हो चुका है बाय द थ्रू ऑफ SFT। एक हम लोग का सेपरेट वीडियो होगा, प्लीज़ आप वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, SFT के थ्रू पता चल गया। ठीक है,
अब हम लोगों ने रिटर्न नहीं फाइल किया या हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया जो बस गलत फाइल कर दिया, हम लोगों ने प्रॉपर रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक है। तो इनकम टैक्स वाला हम लोगों को क्या कर सकता है, हम लोग को 148, 133(6), 147 का नोटिस भेज सकता है, ठीक है। क्यों भेजेगा, जैसे मान लो आपका कैश डिपॉजिट हो गया 1 करोड़ रुपया, ठीक है, लेकिन आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया या आपने रिटर्न ही नहीं लगाया, तो इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है वो मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर लगाया है तो आपने वो 1 करोड़ के बारे में नहीं बताया कि वो 1 करोड़ कहाँ से आया, कैसे आपने जनरेट किया, ठीक है, क्या सोर्स था उसका, ठीक है। लेकिन और अगर आपने लगाया है तो आपने गलत बता दिया, तभी भी आपको ये सब नोटिस आ सकता है। अब आ गया 115BB। ये कब होता है, जब आपको मान लो ये सब का नोटिस गया, ठीक है, और आपने क्या किया, इनकम टैक्स वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आपने आपने जो जो रिप्लाई दिया, जो जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किया, उससे उन लोग सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन लोग क्या मान लिया जाएगा, उन लोग क्या मान लेगा, आपका जो पैसा है वो क्या है, फ्रॉड का पैसा है, और उसके ऊपर 78% का टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये बस 78% बोलने के लिए, ये 78% नहीं होता है। ये आप मान लो अगर 1 करोड़ का आपका कैश डिपॉजिट है, ठीक है, तो 115BBE अगर मान लिया तो आपका पेनल्टी टैक्स सब मिला के आपके पास डिमांड आ जाएगा 1.5 करोड़ का, ठीक है। तो प्लीज़ आपका अगर कैश ट्रांजेक्शन वाला बिजनेस है तो आप अपना रिटर्न फाइल करें, और फाइल ही नहीं प्रॉपर फाइल करें, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, फाइल ITR एंड कंसल्ट प्रोफेशनल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पास ऐसा नोटिस आए, अगर ये सब कुछ हो, तो आप अपना ITR को फाइल करवाइए, अपना प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ ये आने का रीज़न क्या था, हम लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया या प्रॉपर रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इनिशियल स्टेज में ही सही से काम करें, मीन्स अगर आपका कुछ ऐसा टाइप का बिजनेस है तो आप लोग अपना रिटर्न को प्रॉपर फाइल करें, ठीक है। अब आ गया प्रॉब्लम पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B। ये क्या हो गया, ये अगर हम लोग ऑडिट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग ऑडिट के लिए लाइबल होते हैं और हम लोग ऑडिट नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर लगाया जाता है 1.5 लाख 1.5 लाख और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है, भी स्टार्ट हो सकता है। ये कब हो गया, मान लो आपका कैश डिपॉजिट हो गया 1.5 करोड़ रुपया, ठीक है, और आप ऑडिट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आपने क्या किया, ऑडिट नहीं कराया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है कि आप ऑडिट के लिए एलिजिबल थे लेकिन आपने ऑडिट नहीं कराया, तो ये पेनल्टी दो और साथ ही साथ आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ऑडिट के लिए एलिजिबल है तो प्लीज़ आपका अकाउंट को ऑडिट करवाइए, अकाउंट को मेंटेन करवाइए और अपना प्रोफेशनल से जाके मिलिए और उनको वो बताइए कि आपका अकाउंट एलिजिबल था ऑडिट करने के लिए, या फिर उनसे कंसल्ट लीजिए कि हमको ऑडिट करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 44AD बोल के भी एक सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पटिव, ठीक है। उसमें क्या होता है 2 करोड़ तक का लिमिट है, अगर 2 करोड़ तक का है तो आप 8% तक अपना प्रॉफिट दिखाइए और आप ऑडिट करने के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप का जब भी ऐसा कुछ बात हो तो आप अपना प्रोफेशनल को या एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि उन लोग आपको और डिटेल में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बता दिया, तो ये तो एक बस एक पॉइंट था, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए जहाँ पे आप ऑडिट के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं एलिजिबल होते हो, ठीक है। फिर आ गया पॉइंट नंबर 4, कैश पेमेंट ऑफ 10,000 और मोर एक्सेप्ट पेमेंट टू फार्मर, ठीक है। अगर फार्मर के अलावा अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अदर देन बैंक में, ठीक है, इसका मतलब कैश में अगर आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा, तो जो अमाउंट है वो आपका क्या हो सकता है, डिसअलाउ भी हो सकता है। अब डिसअलाउ का मतलब क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपने इनकम टैक्स में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया 7 लाख रुपये, ठीक है। अब आपने ना 1 डे 1 पेमेंट सिंगल पर्सन सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा करने से ये प्रोविज़न हिट हो जाएगा। तो आपने ऐसा ना 5 पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपने जब ऐसा पेमेंट 5 कर दिया तो आपका क्या होगा, इनकम टैक्स वाले ने क्या किया, ये कितना हो गया, मान लो 10,000 से ज़्यादा था, मान लो 10,000 तक का ही लिमिट था तो 50,000 हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या किया, आपके जो 7 लाख है उसके ऊपर 50,000 डिसअलाउ करने का मतलब 50,000 ऐड कर दिया, और इसके ऊपर क्या करेगा, टैक्स को कंप्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा 50,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम लोग ये प्रॉब्लम ना फेस करें, इसके वजह ये प्रॉब्लम हम लोगों के पास आई नहीं, इससे अच्छा है कि हम लोग कैश में पेमेंट 10,000 से ज़्यादा करना बंद कर दें, ठीक है। ये सब था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया।
और मैं आपको अल्टीमेट यही बताऊंगी और मैं यही कंक्लूजन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम हो, आपका कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉ हो, तो प्लीज़ आप अपना ITR को प्रॉपर लगाएं, ठीक है, और अपना जो एक्सपर्ट है, आपके जो प्रोफेशनल्स है, ठीक है, उससे ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट लें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स रहे और भी बिजनेस के बारे में जो भी मैनेजमेंट स्किल हो या फिर कुछ और भी हो, वो सब आपके पास समय पे पहुंच जाए। धन्यवाद।